बाप रे, मुझे तो बहुत ताव लग रहा है चूल्हे का। जल्दी जल्दी ये खाना बने। तुम भी ये रोटियां जल्दी बना लो दामिनी, फिर चलकर कूलर की हवा में बैठेंगे। हाँ रहने दो, बैठ गए कूलर की हवा में। उस कूलर में तुम और मैं हवा खाएंगे या घर के बाकी 25 लोग जो कूलर के आगे कुंडली मार कर बैठे हुए हैं वो हवा खाएंगे? तुम सही कह रही हो, उस एक कूलर में तो ठीक तरीके से किसी को हवा भी नहीं लगती है। कुछ देर बाद दामिनी और रिंकू सभी का खाना जमीन पर परोसती है और 25 जनों का सदस्य बैठकर खाना खा रहे होते हैं और दूर कूलर चल रहा होता है। माँ कूलर को मेरी तरफ घुमाइए ना, खाना भी बहुत गर्म हो रहा है और हवा भी नहीं लग रही है। तू हवा खाकर क्या करेगा? टिंकू भर का तो है नहीं तू, और तुझे हवा चाहिए। अरे मेरी तरफ अच्छी खासी हवा आ रही है, इसीलिए कूलर को छूने की जरूरत नहीं है। अरे दादी, सारी हवा आप ही की तरफ आ रही है, हमें भी तो गर्मी लग रही है, ऊपर से खाना भी इतना गर्म हो रहा है। इतनी गर्मी में गरम गरम खाना हम कैसे खाएंगे? ठहरो, मैं कूलर को घुमा कर आता हूँ। राम प्रकाश कूलर को घुमाते हुए, अब बताओ, लग रही है सबको हवा? हाँ, इस तरफ सही हवा आ रही है पिताजी। हाँ उस तरफ तो जा रही है हवा, पर इस तरफ जरा भी हवा नहीं आ रही। इधर घुमाइए पिताजी कूलर को। राम प्रकाश जब तक सभी लोग खाना नहीं खा लेते तब तक कूलर को इधर से उधर घुमाता रहता है। इसी तरह रात में सिया, रिया, चलो सभी लोग मिलकर बिस्तर कर लेते हैं, सोने का वक्त हो गया है। 25 लोगों के करीब ससुराल में एक कूलर होने के कारण घर के बीचों बीच लंबा चौड़ा बिस्तर लगाया जाता है और सभी लोग एक एक करके बिस्तर पर लेटते हैं। वहीं आखिरी में सोती दामिनी कूलर की हवा ठीक से ना लगने पर, घर के सारे काम करते हैं हम, गर्मी में परेशान होते हैं हम, और हमारा ही बिस्तर कोने में लगाया जाता है जैसे हम तो कूलर की हवा खाने के लिए बने ही नहीं है। हमारे शरीर को तो गर्मी लगती ही नहीं है। वहीं बीचों बीच सोती सिया, दीपा। अरे दीपा दूर हटो मुझसे, इतनी गर्मी हो रही, कूलर की हवा ठीक तरीके से लग नहीं रही है, शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है और तुम की मेरे ऊपर लदी जा रही हो। क्या है, सोने दो ना। अब इसी तरह जैसे तैसे पूरे परिवार की रात कटती है और सुबह महेश अनुज फसल की कटाई करने के लिए घर से निकलते हैं। सारी रात ठीक तरीके से गर्मी से सो नहीं पाते, फिर रोज इस कड़कड़ाती गर्मी में इस फसल को काटना पड़ता है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, पर क्या करें, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। 25 जनों का परिवार है हमारा, और उस परिवार का पेट पालने में ही हमारी सारी कमाई चली जाती है। पर लगता है इस साल की गर्मी हमारा 25 जनों का करीब परिवार उस एक कूलर में नहीं निकाल पाएगा। दूसरी तरफ 3 से 4 मजदूर रेडी पर 2 कूलर को लेकर सावित्री के घर की तरफ जा रहे होते हैं और ये सारा दृश्य दामिनी और रिंकू देख रही होती है। ये सब देख सावित्री कहती है, बहुत गर्मी पड़ रही भाई, अब मैं ये कह दो एडवांस टेक्नोलॉजी का कूलर खरीदा है। अब इसकी ठंडी ठंडी हवाओं में मैं और मेरा पूरा परिवार सोएगा गर्मी की रातों में। क्या देख रही हो दामिनी, नजर लगा रही हो क्या मेरे कूलर में? मैं क्यों नजर लगाऊंगी सावित्री दीदी, आपके कूलर में मुझे ये करके क्या मिल जाएगा? हाँ ठीक है, वैसे मेरी मानो तो दामिनी और रिंकू, तुम भी अपने पति को बोलो कि अब कूलर ले लें। वैसे भी तुम्हारा तो परिवार भी बहुत बड़ा है। बाप रे, 25 लोग कैसे सो जाते हो उस एक खटारा कूलर की हवा में? मेरे घर में तो ये चौथा कूलर जा रहा है। हाँ दीदी, हम भी ले लेंगे कूलर जल्दी, पर अभी हमारे पति का काम ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। पर देखना एक दिन हमारे घर में भी आपकी तरह ही एडवांस टेक्नोलॉजी का कूलर आएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, वो भी तुम्हारे गरीब परिवार में। मैं भी देखती हूँ कब तक आता है। फिलहाल अपने खटारा कूलर से काम चला, मैं तो चलिए अपने नए कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाने। अब शाम को महेश अनुज खेती बाड़ी का काम खत्म करके घर आते हैं, जहाँ दोनों ही बहू मिलकर पूरे परिवार के लिए खाना परोसती। उर्मिला अपने हाथों से पसीना पोंछती हुई, बाप रे बाप, इस गर्मी ने तो बवाल मचा रखा है। ऐसा लग रहा है शरीर में किसी ने हीटर जला दिया हो। मम्मी अपने हाथों के पंखे को थोड़ा तेज कीजिए ना, मुझे गर्मी लग रही है। कर तो रही हूँ, अब और कितनी तेज करूँ? लकड़ी का पंखा है, इससे इतनी ही हवा आएगी। इस लकड़ी के पंखे से भी हवा नहीं लगती, कूलर की हवा भी ठीक तरीके से नहीं लगती, तो हम लोग दूसरा कूलर क्यों नहीं ले लेते? लेंगे बेटा, दूसरा कूलर भी जल्द ही लेंगे। खाना खाने के बाद सभी लोग आराम करने लगते हैं और इस बार सबसे आखिरी में बिस्तर रिया, सिया और दीपा का लगता है। इतनी दूर हमारा बिस्तर कर दिया, हवा भी नहीं लग रही है। आगे देखो सब कितनी आराम से सो रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, जो आगे सोए वो कूलर की हवा खाए और जो पीछे सोए वो बेचारा गर्मी से मर जाए। नहीं, अब हम आगे सोएंगे, जो आगे सोया है वो पीछे सोएगा। सबको बराबर बराबर गर्मी का एहसास होना चाहिए। सिया अपना तकिया उठाकर कूलर के पास खड़ी होती है और कूलर को बंद कर देती है। अरे मोरी मैया, ये कूलर क्यों बंद कर दिया? हाय राम, गर्मी से जान निकल रही है। कूलर चला सिया पोती। नहीं चलाऊंगी, कूलर बहुत सो लिए। आप लोगों ने कूलर की हवा में, अब जाइए पीछे सोइए, अब हम कूलर के आगे सोएंगे।
बाप रे, तुम दोनों ये क्या जुल्म कर रही हो इतनी गर्मी में आधी रात को? जुल्म की क्या बात है माँ, जब इतने बड़े परिवार में कूलर एक है तो सबको बराबर की हवा मिलनी चाहिए ना। अब आप लोग कब से कूलर की हवा में सो रहे हैं और हम गर्मी में परेशान हो रहे हैं, इसलिए अब हम कूलर के सामने सोएंगे और आप लोग हमारे पीछे सोएंगे। अब बारी बारी से कूलर के आगे सोते हुए सदस्य पीछे जाते हैं और पीछे वाले आगे सोते हैं। अब सभी लोग गहरी नींद में जाते ही हैं कि तभी वो चलता कूलर अचानक से बंद पड़ जाता है। अरे अब क्या हुआ? अब किसने बंद कर दिया इस कूलर को? अब किसको हवा नहीं लग रही है? दादाजी, अभी कूलर अपने आप बंद हुआ है, इसकी तार फूक गई है। मम्मी मच्छर काट रहे हैं और गर्मी भी लग रही है, कुछ करिए ना। पंखा ठीक तरीके से चल नहीं रहा है, कूलर भी खराब हो गया, चलो बाहर आंगन में ही बिस्तर कर लेते हैं। अब दामिनी सबका बिस्तर आंगन में लगाती है और थोड़ी देर में आंगन में सोते ही तेज तेज आंधी चलने लगती, धूल मिट्टी उड़ने लगती है। भाभी उठिए जल्दी, आंधी शुरू हो गई है, इस आंधी तूफान में हम नहीं सो पाएंगे आंगन में, चलिए सब लोग घर के अंदर। ऋतु चलो। अब रात 2 बजे आंधी तूफान से परेशान होकर पूरे परिवार को अपना बिस्तर लेकर घर के अंदर आना पड़ता है। सारा परिवार घर में आकर जैसे तैसे अपने हाथों से पंखा करके सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दामिनी, रिंकू, सिया, रिया, दीपा बैठी आपस में बातें करते हुए, अब बस बहुत हो गया, कब तक हम इस तरीके से गुजारा करते रहेंगे? हमारे साथ साथ हमारे छोटे बच्चे भी तो परेशान हो रहे हैं। हाँ भाभी आप सही कह रही हो, ऊपर से इतने बड़े परिवार में कमाने वाले सिर्फ हमारे 2 भैया हैं और उनकी आमदनी तो इन 25 जनों के परिवार को खिलाने पिलाने में ही खत्म हो जाता है। सही कहा, क्यों ना हम भी उनके साथ मिलकर काम करें ताकि 2 पैसे की ज्यादा कमाई होने पर हम घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में उनकी मदद कर सके। अगले दिन सुबह दामिनी, रिंकू, सिया, रिया, दीपा अपना ये विचार महेश और अनुज से कहती हैं। तुम लोग कर पाओगी काम? और फिर घर कौन संभालेगा और बच्चे? चिंता मत करो, घर और घर में रहते बच्चों को मैं संभाल लूंगी। बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलने के कारण अब दोनों ही भाभी अपनी तीनों नंद के साथ एक फैक्ट्री में काम पकड़ लेती हैं करीबन 1 महीने बाद। सुनिए जी, देखिए हम लोगों की पहली कमाई आ चुकी है, हमारी तनख्वाह और आपकी दिहाड़ी को मिलाकर चलिए ना घर के लिए कूलर ले लेते हैं। हाँ, मेरे पास भी मेरी दिहाड़ी के पैसे आ चुके हैं और इतने पैसे मिलाकर 2 से 3 कूलर खरीदे जा सकते हैं। अब महेश और अनुज कूलर की दुकान से 3 कूलर खरीद कर घर लेकर आते हैं। अब ले पापा नया कूलर लेकर आ गए, पापा नया कूलर लेकर आ गए, अब हम ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। जाओ बहू, आरती की थाली लाकर इस नए कूलर की पूजा कर दो। रिंकू और दामिनी मिलकर तीनों कूलर की पूजा करती हैं। चलो भाभी ने कूलर की पूजा तो कर दी, अब कूलर आने की खुशी में हम तीनों नंद मिलकर पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। क्यों, खाएंगे ना आप लोग? अरे नेकी और पूछ पूछ, जाओ बेटी बना लो, क्यों नहीं खाएंगे। अब रिया और दीपा मिलकर पूरे परिवार के लिए शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूड़ियाँ, रायता बनाकर लाती हैं। लीजिए पकवान तैयार हैं। चलो अब मैं कूलर ऑन कर देती हूँ, अब सभी लोग बैठकर पकवान का स्वाद लो। कूलर की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठकर पूरा परिवार पकवान खा रहा होता है। अरे वाह, चारों तरफ से कूलर की ठंडी ठंडी हवा में ये स्वादिष्ट पकवान खाकर तो मजा आ गया। अब सभी के खाना खाने के बाद रिया और सिया तीनों कूलर के सामने अलग अलग बिस्तर करती हैं। सभी परिवार के सदस्य कूलर के सामने आकर सो जाते हैं। हम सभी की मेहनत और परिवार के सहयोग से अब हमारे घर में भी 3-3 कूलर आ गए। हाँ भाभी सही कहा, और देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कूलर से गर्मी का तो अब जरा भी एहसास नहीं हो रहा है, नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, आप बातें करती रहोगी या कूलर की ठंडी हवाओं में नींद भी लोगी? चलो अब सो जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। माँ जी देखिए ना, मैं आज क्या क्या सामान लेकर आई हूँ अपने लिए। गरबा वाले कपड़े, वैसा ही ज्वेलरी लेकर आई हूँ, सैंडल भी और मेकअप का सामान भी। अच्छा लगेगा ना मुझ पर ये? मैंने 2-3 ड्रेस ली हैं गरबा नाइट के लिए। ये सब तो बहुत महंगा आया है, और जब तू बाजार गई थी ये सब सामान लाने तो मुझे बता कर जाती। तुझे इसके लिए तो याद था, पर ये याद नहीं है कि कल से नवरात्रि शुरू है तो माता की चौकी लगाने का सामान ले आती। माँ जी आलतू फालतू काम मैं थोड़ी ना करती, वो गरीब जेठानी है ना, वो करती है, उनसे करवा लो। भूल मत, पिछले साल जब तू शादी करके आई उसके दूसरे ही नवरात्रि पर तूने सुमन बहू के साथ बदतमीजी की थी और उसको इस घर से बाहर निकलवा दिया। वो तो मेरा बेटा तेरी इस खूबसूरती का गुलाम है, वरना अभी तक तुझे मैं घर से बाहर कर देती। हाँ तो इस घर में दोनों बेटे हैं, दोनों को बराबर देना है, लेकिन जेठ जी ने 2-3 महीने से राशन नहीं भरा तो अलग तो होना ही था। पर मेरा पति क्यों दानवीर बने? ठीक है माँ जी, मैं नवरात्रि का सामान खरीद कर ले आऊंगी, लेकिन मैं अपने सारे पैसे खर्च कर चुकी हूँ, अब आप पैसे दे दो। आपका बेटा आपको भी तो पैसे देता है। अब माता की चौकी लगवानी है तो बता दो। ठीक है, ये ले पैसे और अच्छे से सामान लेकर आना, कहीं खराब सामान ले आओ और ताजे फूल लाना। जी माँ जी।
पैसे लेकर सलोनी मार्केट पहुंच जाती है, जहां सस्ती सी माता की मूर्ति ले लेती है और फिर नारियल खरीदती है। सुनो, ये नारियल कितने का है? 80 का है मेम साहब, चुन्नी लगाकर। और ये साइड में नारियल कैसा रखा है? अरे मेम साहब, ये सूखा नारियल है 50 रुपए का, ये प्रसाद वाला नहीं है। 50 का? इसमें से मुझे अपने लिए भी पैसे बचाने हैं। सुनो, मुझे ये 50 वाला ही दे दो। मेम साहब, आपको माता की चौकी लगाने के लिए नारियल चाहिए तो आप ये वाला नारियल यूज करो, वो तो चटनी बनाने के लिए है। तुमसे जितना बोल रही हूँ उतना करो ना। सस्ता नारियल लेने के बाद ऐसे ही वो चौकी का बाकी सामान भी सस्ता ले लेती है और सस्ते फूल भी, जो सुबह तक खराब कर देती है, और उसी की ही चौकी लगाकर पूजा करती है, जहां आरती करते बीच बीच में अटक जाती है। ओम जय अम्बे गौरी, अम्बे गौरी, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। बाहू, ये तुम क्या कर रही हो? ठीक से माता रानी की आरती भी नहीं कर सकती, जो शिव जी की आरती भी साथ में गा रही हो। सलोनी, अब घर की पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी सीख लो। कम से कम पूजा वगैरह तो ढंग से किया करो। ये सब नहीं करोगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? सॉरी मयंक, मैं अगली बार से पूरी आरती याद कर लूंगी। फिर सास आरती करती है। वहीं घर के सामने जेठानी गरीब घर में कुछ गुल्लक तोड़कर पैसों को जोड़ रही होती है। अरविंद जी, अभी तक हमने चौकी नहीं बिठाई है, हमारे पास तो पैसे ही पूरे नहीं पड़ रहे हैं। माता की चुन्नी लानी है, नारियल लाना है, पूजा की सामग्री और उनकी तस्वीर भी। 60, 70, 80, 90 और ये तो बस 120 रुपए ही हैं, जिसमें ना घर का राशन आ सकता है और ना ही माता की चौकी का सामान। मुझे माफ कर दो सुमन, मैं बहुत खराब स्थिति में हूँ, ढंग से काम नहीं करता और घर में पैसे भी नहीं लाया। पर चिंता मत करो, कुछ दिनों में पैसे लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तुम इससे सामान ले आओ, मैं माता रानी की मूर्ति हाथ से बना लेता हूँ। जी ठीक है। सुमन बाजार से सस्ती सी माता की चौकी का सामान, फूल, तिलक, नारियल, चुन्नी इत्यादि लेकर माता की चौकी लगा देती है और पति पत्नी साथ में आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय मैया अम्बे, नव दुर्गा मैया की जय जय जयकारा। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, मेरी जल्दी से अच्छी नौकरी लग जाए माता। मैं अपनी पत्नी को यूं परेशान और नहीं देख सकता। दुर्गा मैया सब अच्छा करेंगी, आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए। लेकिन आप खाएंगे क्या? मैंने तो आज खाना ही नहीं बनाया। तुमने व्रत रखा है तो मैं भी व्रत रख लेता हूँ। कुछ हुआ तो रात को तुम्हारे लिए ले आऊंगा, पूरा दिन भूखे तो नहीं रह सकते ना। ये कहकर अपने काम पर अरविंद चला जाता है, जहां वो घरों में बिजली की फिटिंग करने का काम करता था। उसके जाने के बाद सरला गरीब बहू के पास आती है। बहू, मैं जानती हूँ सलोनी की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, अब जिंदगी में संघर्ष है तो करना तो पड़ेगा ही, बिना मेहनत के कुछ मिलता कहाँ है। मैं तो चाहती हूँ बहू, नवरात्रि माता रानी सब कुछ ठीक कर दे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सरला चली जाती है, जहां सलोनी नवरात्रि का खाना बनाकर खा रही होती है और सास को नहीं देती है। लेकिन रात को सरला खाना मांगती है। बहू, तूने दिन में भी व्रत का खाना बनाकर खाया था और अभी भी कूटू के आटे की पूरी और आलू की सब्जी बनाई थी। मेरा खाना कहाँ है? सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। नहीं खाया तो मेरी सिरदर्दी नहीं है। अपनी गरीब बहू को बोलो खाना बना कर दे। मैंने अपने पति के पैसों का व्रत का सामान मंगाया था, जो खाकर खत्म कर दिया। और जब इतनी भूख लगती है तो व्रत करने की क्या जरूरत है? तू तो मुझे वैसे भी खाना नहीं देती और ऐसे भी नहीं दे रही। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सरला पानी पीकर ही सो जाती है। वहीं गरीब पति पत्नी भी पानी पीकर सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन अरविंद बहुत मेहनत करता है, जहां उसे किसी के घर की फिटिंग करने के पैसे मिल जाते हैं और वो घर पर सिंघाड़े का आटा और आधा किलो सेब ले जाता है। तब गरीब बहू अपनी सास को बुलाकर उसे अपने साथ खाना खिलाती है, क्योंकि सास के साथ की गई अत्याचार को जेठानी भी अच्छे से जानती थी। एक दिन, बहू, तूने घी का दिया क्यों नहीं जलाया? सरसों का तेल क्यों है इसमें? उस दिन भी मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। तू खराब फूल लेकर आई थी और रोज माला भी नहीं बदल रही है। आपने जो पैसे दिए थे ना, उसमें घी नहीं आ सकता था। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि दिया किस तेल से जल रहा है? आप जोत जलने से मतलब रखो बस। सरला का मुंह बंद हो जाता है। वो सलोनी की हरकतों से परेशान रहती थी। साथ ही वो सुमन को आते जाते गरीबी का ताना दिया करती थी।
दिन गुजरते हैं। अमीर देवरानी सास को अकेले छोड़कर गरबा नाइट में चली जाती है। तब पीछे से गरीब जेठानी सास का ख्याल रखती है। माँ जी, आज खाने में कुछ नहीं था तो मैं मूंगफली भून दी हूँ, आप खा लीजिए। कोई बात नहीं बहू, मैं यही खा लूंगी। कम से कम तू पूछती तो है, मयंक को नहीं पता ये मेरे साथ क्या क्या करती है। माँ, वो दोनों आपके साथ हो ना हो, हम दोनों आपके साथ जरूर हैं। बहू, घर में पैसों की कमी की वजह से तूने तिल के तेल की ज्योति जलाई है ना। हाँ माँ जी, बस इन्हें कहीं से पैसे मिल जाएं और कन्या पूजन अच्छे से हो जाए। तेरी कन्या पूजन अच्छे से ही हो जाएगी, चिंता मत कर। सरला जब अपने घर में जा रही थी तब सलोनी अपनी सास को देख लेती है। बहुत गरीब जेठानी के पास बैठकर माँ जी चुगली करती है ना मेरी। कल मैं गरीब जेठानी की कन्या पूजन ठीक से होने ही नहीं दूंगी। ईर्ष्या के चक्कर में सलोनी अगले दिन अरविंद की मेहनत के लाए पैसों से बने खाने को सलोनी कुत्ते को रोटी के पीछे बुलाकर उसका बनाया सारा खाना खराब करवा देती है। इस बीच पति पत्नी दोनों कन्या को बुलाने गए होते हैं। जब वापस आते हैं तो सुमन बहुत रोती है। माता रानी, ये क्या अनर्थ हो गया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मेरा बनाया हुआ कन्या पूजन का खाना खराब क्यों हुआ। लगता है कोई कुत्ता यहाँ पर घुस आया था। अब अरविंद जी। हे माता रानी, हमारी मदद करो, हमारे पास तो अब और पैसे भी नहीं हैं। अरे यहाँ पर तो खाना ही नहीं है, चलो हम कहीं और खाना खाने चलते हैं। अरे बच्चों, कहीं और क्यों जाना, मेरे घर आ जाओ, मैं कन्या पूजन कर रही हूँ, अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। तुमने भी इतने बड़े अमीर घर में खाना नहीं खाया होगा। आओ आओ। जेठानी जी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कन्या ले जा रही हूँ। चलो चलो वहाँ खाना खाते हैं। सलोनी कन्याओं को बिठाती है। इसी बीच सास सुमन के पास पहुँचती है। बहू तो परेशान मत हो, मैं तेरे 9 दिन की तपस्या खराब नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा था सलोनी बहू ने तेरा खाना कुत्ते से खराब करवाया। ये ले, तेरे पापा जी के पेंशन के पैसे हैं, तो इससे फटाफट राशन ले आ और हलवा पूरी चने तैयार कर। पर माँ जी, आपके पैसे। तेरा मेरा मत कर बहू, जैसे तू मेरी मदद करती है वैसे ही मैं भी तेरी मदद कर रही हूँ। वहीं सलोनी बच्चों को पत्तल में खाना परोसने वाली थी। इतने में वही कुत्ता घर में आकर सलोनी की साड़ी को खींचने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ का सारा खाना गिर जाता है और उसकी साड़ी भी फट जाती है। मेरी इतनी महंगी साड़ी, ये कुत्ता अंदर कैसे आया? शु शु, हट हट, यू डर्टी डॉग। आंटी, मजा आया, कुत्ते ने आपकी साड़ी फाड़ दी। तुम बच्चों की यही औकात है, निकलो मेरे घर से। हाँ तो हमें भी कौन सा रुकना है, यहाँ पर खाना तो है ही नहीं। बहू, तुझे शर्म नहीं आती? इतने पैसे होने के बावजूद भी तू कन्याओं को पत्तल में खाना खिला रही है। फिर तूने उनका अपमान कर दिया, और जो तूने सुमन बहू के साथ किया है ना, और शुरू से जो लालच करती आई है, उसका यही परिणाम है। तेरे साथ यही होना चाहिए था, और तुझे ना कन्या खिलाने का सौभाग्य भी नहीं मिला। कंजूसी से लाया माता रानी का नारियल भी सड़ा हुआ निकला, तो क्या देगी बच्चों को प्रसाद में? भाड़ में गई कन्या और कन्या पूजन, मुझे कुछ नहीं करना। एक तो मेरी इतनी महंगी साड़ी फट गई। वहीं दूसरी तरफ गरीब जेठानी जल्दी से मिले पैसों से हलवा पूरी चने तैयार कर देती है और उन्हें 9 कन्याओं को खाना खिलाकर उनका आशीर्वाद लेकर विदा कर देती है। इतने में अरविंद का मालिक जगदीश आता है। अरे बधाई हो अरविंद, अब तो मजदूरी का नहीं ठेकेदारी का काम करोगे और महीने की तनख्वाह तुम्हारी 40,000 रुपए होगी। तुम अब बहुत अच्छा काम करने लगे हो। अगला काम तुम्हारा एक होटल की फिटिंग का है। क्या सच में मालिक? माता रानी ने मेरी सुन ली। सुनाना सुमन तुमने। ये सुन सुमन बहुत खुश होती है। वहीं मयंक घर लौट आता है पर बताता है उसके लगे प्रोजेक्ट के 25 लाख रुपए डूब गए। उन पैसों की पूर्ति करने के लिए मयंक को घर बेचना पड़ा, जिस वजह से अब वो किराए के छोटे घर में रहते हैं। वहीं सरला अपने बड़े बहू बेटे के साथ रहती है, जिससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इस हादसे से सलोनी का सारा पैसों का घमंड चकनाचूर हो जाता है।